नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, आप उसे नोट कर लें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान होंगे जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, अखिलेश जैन है फाउंडर है टेक्निकल IQ से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, मनोज झा हैं, MD हैं कामाख्या ज्वेल्स के। आपका भी मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वीकेंड पे कमोडिटी को लेकर, गोल्ड को लेकर एक आउटलुक जारी किया था, जहां पर तमाम देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स बुलियन इंडस्ट्री के वहां पे जुटे थे और उन्होंने अपनी अपनी राय रखी थी। क्या कुछ निकल कर आ रहा है उस आउटलुक से? क्योंकि हर कोई यही जानना चाह रहा है कि गोल्ड का आउटलुक क्या है, क्या रेंज रहेगा, ऊपर में सोना इस साल कहां तक जा सकता है, नीचे में कहां तक फिसल सकता है। क्या कुछ निकल कर आया सर वहां से? जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि ये जो आउटलुक हम कामाख्या गोल्ड आउटलुक हर साल करते हैं, ये तीसरा एडिशन था। और इसमें करीब करीब इंडिया के टॉप वन ऑफ द टॉप मोस्ट 50 एक्सपर्ट्स आते हैं। उसमें बैंकर्स होते हैं, कमोडिटी के हाउसेस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं और बुलियन के लोग होते हैं। हर तरह से पूरी इंडस्ट्री उसमें होती है। और चेन स्टोर होता है, स्मॉल स्टोर होता है, हर तरह के लोग होते हैं। तो पिछले साल जब ये एक साल पहले हुआ था, तब गोल्ड का भाव का जो वहां पे अनुमान दिया गया था आउटलुक, वो $3200 हुआ था। और इस बार ठीक उसी दिन फ्राइडे का दिन था, उस दिन $3200 गोल्ड ने पहुंचा। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि वहां इतनी मंथन होती है और इस तरह के सब एक्सपर्ट्स होते हैं, तो जनरली हर साल का जो टारगेट होता है वो अचीव होता है। वो पिछले साल, उससे पिछले साल जो हुआ वो भी टारगेट अचीव हुआ। लेकिन इस बार चौंका देने वाली बात यह है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स, जो इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब वहां मंथन किया और सबकी कहने की जो सोच थी, खासकर 80% लोगों की सोच ये थी कि लोगों ने बोला कि एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अभी जो आ गया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है पूरे वर्ल्ड का। और उसके वजह से ये गोल्ड में बहुत बड़ा स्पाइक दिख रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये। और जो उसमें 80% जो एक्सपर्ट्स थे, उनका कहना यह था कि गोल्ड अभी अगले 15 दिन से लेकर 3 महीने के अंतराल के अंदर गोल्ड पीक आउट कर जाएगा। कोई भी हालत में जो भी गोल्ड को करना है वो पीक आउट कर जाएगा। और गोल्ड का भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपको 3450 से 3550 के आसपास तक नजर आ सकता है। और जैसे ही वो पीक आउट कर जाएगा, पीक आउट करने के बाद जो है अगले 6 माही में उन सबका 80% लोगों का कहना है कि गोल्ड आपको वापस फिसलता हुआ करीब करीब $2700 तक दिख सकता है। लेकिन 20% एक्सपर्ट ऐसे थे जिनका कहना था कि गोल्ड जो है आपको 3800 से $4000 तक को भी देखने को मिल सकता है। और जब फिसलेगा तो फिसलता हुआ वो करीब करीब $2500 के आसपास तक भी नजर आ सकता है। तो ये सबसे, लेकिन सब लोगों का एक सोच बहुत बड़ी बात थी कि जो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट है वो पूरे वर्ल्ड का कम हो गया है। और वो उसके वजह से वहां से जो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट है वो अभी आपको गोल्ड में नजर आ रहा है। चाइना ने भी अपना जो है वो इंपोर्ट का कोटा जो है वो बढ़ा दिया है, जिसके वजह से जनरली 70 टन का हमेशा वहां पे इंपोर्ट रहता है, वो अब 80 टन को भी आपको देखने को मिल सकता है। उन्होंने इंश्योरेंस को भी अभी जो हेज करने के लिए गोल्ड में छूट दे दी है कि वहां वो अब इंश्योरेंस में भी हेज कर सकते हैं। सब वो आप देख सकते हैं कि यूएस का जो यील्ड है वो अभी भी हाई है, जबकि वहां रिसेशन के आने के माहौल बन रहे हैं। और रिसेशन के माहौल बनने से उल्टा यील्ड कम होना चाहिए, लेकिन वो यील्ड भी हाई है। और सबसे बड़ा जो जापानीज और चाइनीज इन्वेस्टर हैं वो आज अब यूरो में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो स्विस फ्रैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ना कि डॉलर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जिसकी वजह से आप पिछले कुछ दिनों में देखे होंगे करीब करीब 7 to 8% तक की जो है ना चढ़ाई जो है यूरो और स्विस फ्रैंक में आपको देखने को मिली होगी। इवन अब जापानीज लोग बहुत सारे सोचते हैं कि जापान में ही अब जो है 1.25% का जो है रिटर्न मिलना शुरू हो गया, जो कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट था। तो अब क्यों ना हम जापान में ही जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सब बातों को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखेगी, सबसे बड़ा अनिश्चितता। और ये अनिश्चितता की वजह से ही जो है गोल्ड आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहां जितने भी एक्सपर्ट थे
उनका यही कहना था कि ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर, उसके वजह से कोई भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो गोल्ड में आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और अगले कुछ दिनों तक और भी चढ़ाई देखने को मिल सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप बता रहे थे कि गोल्डमैन सैक्स ने $4,500 का जो है टारगेट दिया है। मैं आपको विश्व मोहन जी याद दिलाना चाहूंगा कि 2009 में ऐसे ही किसी ने ये टारगेट जब $90 के आसपास था हमारा क्रूड, तो उन्होंने टारगेट दिया था कि $200 हो जाएगा, लेकिन वो घट के $30 हो गया। तो इस तरह की बातें तब होती है जब तेजी में रहता है, सब तेजी के टारगेट देते हैं। अगर ऐसा ही था तो गोल्डमैन सैक्स ने 3 बार क्यों रिवाइज किया? वो पहले बार में ही बता देते थे कि $4,000 हो जाएगा। तो यानी कि जब जब माहौल बदलता है, जब जब जैसा सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के हिसाब से लोग अपने टारगेट बदलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा किसी भी इन्वेस्टर को अभी तेजी में नहीं घुसना चाहिए। नो डाउट यहां से आपको $3,500 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ना भूलें कि यहाँ पे आपको कभी अच्छा सा फलता हुआ भी गोल्ड देखने को मिल सकता है। तो बहुत बैलेंस रहने की जरूरत है, बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, बहुत ही हाई वॉलेटिलिटी से दूर रहने की जरूरत है। इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर दूर रहें, वेट कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो खरीदारी इस करंट लेवल पे ना करें। अभी जिस तरह की अनसर्टेनिटी है उसका फ़ायदा मिल रहा है और इस फायदे की वजह से मनोज जी को लगता है कि $3,500 तक भी जा सकता है। हालांकि उस गोल्ड आउटलुक में कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी टारगेट दिया था कि $3,700 से $4,000 तक के भी टॉप दिख सकते हैं और नीचे में जो टारगेट आ रहा था वो था $2,350 से $2,700 का। आपका अपना अनुमान क्या है मनोज जी? एक छोटा जवाब दे दीजिए। गोल्ड का क्या लग रहा है, आप टॉप क्या देख रहे हैं या बॉटम क्या देख रहे हैं गोल्ड में इस साल 2025 में? मुझे ऐसा लगता है कि अगले अगले 3 महीने में अगर ये पीक आउट अभी तुरंत नहीं करता है, तो 3 महीने से 4 महीने में ही आपको गोल्ड कहीं ना कहीं 3400-3450 के आसपास देखने को मिल सकता है। और जब ये पीक आउट कर जाएगा, तो एक बार जब ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो ये आपको वापस $2,700 तक देखने को मिल सकता है। तो मेरा रेंज जो है वो 2650 $2,700 से ऊपर 3500-3550 तक देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त दिया और उस अहम रिपोर्ट पर, उस आउटलुक पर चर्चा की और बताया कि क्या कुछ जस्ट निकल कर आया है, क्या देश के बड़े एक्सपर्ट्स गोल्ड के बारे में सोचते हैं। वहाँ पर दिग्गज एक्सपर्ट्स थे, एनालिस्ट थे, बैंकर्स थे, ज्वेलर्स थे, तमाम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। हमने हालांकि बहुत लोगों से बातचीत भी की थी। एक दो एक्सपर्ट्स ऐसे भी थे, उन्होंने घरेलू बाजार का जो टॉप लेवल दिया था इस बार का 1,10,000, 1,11,000 तक भी दिया था और नीचे में सोने को उन्हें लगा कि 85-86 हजार रुपए तक भी सोने का भाव आ सकता है। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के पीछे वो तर्क ये दे रहे हैं कि एक्सट्रीम केस में गोल्ड का भाव यहां पर $4,500 तक जा सकता है। अगर उसे इंडियन प्राइस में अगर कन्वर्ट करे तो 1,25,00,000 के ऊपर का भी टारगेट आ रहा है। हालांकि ये एक्सट्रीम केस वाला टारगेट है। उन्होंने नॉर्मल ये भी कहा कि उन्होंने जो पिछला उनका टारगेट था $3,300 उसे बढ़ाकर $3,700 कर दिया है। अगर उस प्राइस को भी कन्वर्ट करे तो वो भी 1,01,000 रुपए के ऊपर आता है। यानी उन्हें लगता है कि 1,00,000 इस साल सोना छू लेगा। तो इस तरह के रिपोर्ट आती है जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, अनसर्टेन होता है। और उन्होंने दो तर्क, जो महत्वपूर्ण तर्क दिए थे, पहला तो ये, जो सेंट्रल बैंक की जो मंथली बाइंग है, एवरेज बाइंग है, वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। 2022 में 17 टन के आसपास का जो बेस था वो ऊपर में 80 टन के आसपास पहुंच चुका है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स को लगता है। और ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ में जो इन्फ्लोज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, एक और अहम खबर है मॉनसून को लेकर और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, आर.के. जेनामणि साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आई के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक अहम दिन आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। सर, आप लोगों का पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है, बड़ी बातें क्या है सर इस पूर्वानुमान की? नहीं, यही है कि जो ग्लोबल ओशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन अभी प्रिवेलिंग है या आगे जो फोरकास्टेड कंडीशन है, तो मेनली जो एनसो न्यूट्रल रहेगा, एलिनो नहीं होगा और आईओडी जो भी न्यूट्रल रहेगा, ये जो मेजर फैक्टर होता है। तो और अदर पैरामीटर और डायनामिकल प्रेडिक्शन का जो एंसेंबल फोरकास्ट आया उभर के, तो दो बात कहेंगे। एक तो जो ऑल इंडिया फिगर है वो +5% रहेगा आणि
नॉर्मल जो है अप टू 4% है, तो 105% हम लोग प्रेडिक्ट किया है, जो 87% नॉर्मल रेन होता है। तो हमारा जो प्रेडिक्शन सिंगल फिगर अभी ये फर्स्ट लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है इस सीजन का 2025 मानसून सीजन का, जो 1 जून से 30 सितंबर तक है। और डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो अभी जो फर्स्ट प्रेडिक्शन आया है तो इसमें जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें थोड़ा बहुत जो तमिलनाडु का एरिया है वो बिलो नॉर्मल और पूर्वोत्तर राज्य थोड़ा कम बारिश दिखा रहा है। बाकी मानसून नॉर्मल रहेगा और हाई प्रोबेबिलिटी जो है पेनिनसुला का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे तेलंगाना है और काफी एरिया उसी के नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, उसमें बारिश हायर देन नॉर्मल रहेगा। ओके सर, आपने ये तो बता दिया कि कहाँ पे नॉर्मल और कहाँ पे ज्यादा। 105% को क्या माने सर, सामान्य से ज्यादा या सामान्य बारिश मानकर चले सर? नहीं, हम जैसे बार बार बता रहे हैं, हमारा जो है ±4 जो है नॉर्मल में जाता है। तो जब हम लोग 105 कर रहे हैं तो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज्यादा होने का उम्मीद है, ये उसी में आ रहा है जो हमारा आया है प्रोजेक्शन। अभी ये फर्स्ट स्टेज का है, अभी सेकंड स्टेज भी करेंगे मई एंड में, तो उसमें डिटेल जो रीजन वाइज फिगर विल कम आउट ऑल्सो। सर, हमारा जो ये इस शो में मैं आपको बुलाने का मकसद यही था कि यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा जुड़ते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि किन राज्यों में अच्छी बारिश होगी। तो खासकर राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ये हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स हैं वहाँ पर। उन राज्यों में बारिश की स्थिति क्या है सर, उसका कुछ अनुमान दे सकते हैं? हालांकि आपने साफ कर दिया है कि मई अंत तक रीजन वाइज आप ज़्यादा साफ करेंगे, अभी क्या अनुमान है सर? अभी जैसे वो प्रिलिमिनरी जो फर्स्ट स्टेज का फोरकास्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर राज्य और जो लेह लद्दाख और एक्सट्रीम जो नॉर्थ पार्ट है कश्मीर का, उस एरिया और उसी के साथ साथ जो अंदरूनी जो तमिलनाडु का होता है, तमिलनाडु का इंटीरियर एरिया है, उसी में रेनफॉल जो है नॉर्मल से कम होगा, यही आ रहा है हाई प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज काफी जो भारत का हिस्सा है वो एवं नॉर्मल है, बाकी ऑलमोस्ट ऑल जगह पर। यानी देश के ज्यादातर हिस्से में नॉर्मल या उससे ज्यादा बारिश की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी कम बारिश यहां पर दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि क्या करना है, और आगे भी आपसे जब मई में भी बातचीत होगी, जब नई रिपोर्ट के साथ आप लोग आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसून की एंट्री होती है। 96 से 104% के बारिश को सामान्य माना जाता है, और ये 105% की बारिश है जो लॉन्ग पीरियड एवरेज का है, और उसके आधार पर यह सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश है। प्राइवेट वेदर एजेंसी ने इससे पहले 103% बारिश का अनुमान जताया था, स्काईमेट ने, ये उनकी रिपोर्ट थी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मनोज जी और अखिलेश जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, सिर्फ उनसे अब सवाल होगा और हमारे दर्शकों के सवाल उनसे हम पूछेंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। अब आपके सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करने का वक्त है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, एक एक करके सभी दर्शकों के सवाल लेते हैं। पहला सवाल है अनुज का, सोने में फिलहाल 24 कैरेट का भाव क्या होगा? ये अगर आप एसोसिएशन के भाव देखें तो 94,000 के आसपास का करंट भाव है, जिस पर आपको 3% जीएसटी ऊपर से देना पड़ेगा और मेकिंग चार्ज आपके जो भी आपकी ज्वेलरी होगी उसके हिसाब से आपको लगेगा। तो 94,000 एक बेस प्राइस माने, वहां पर 3% जीएसटी ऊपर से लिया जाएगा और साथ ही मेकिंग चार्ज दिया जाएगा। ये भाव है 24 कैरेट का। अगले दर्शक हमारे साथ हैप्पी हैं, सोने में गिरावट कब आएगी? मनोज जी, इनको क्या सलाह देंगे हैप्पी जी को? नमस्कार विष्णु जी, यहाँ पे जी हमारा मानना है कि जहां तक सोने का सवाल है, हमारा मानना है कि यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी जो है बनी रहेगी। अभी भी यहाँ पे टैरिफ को लेकर के काफी अनिश्चितता है। जिस तरह से यूएस और चाइना के बीच में जो टैरिफ को लेकर के डिस्प्यूट चल रहे हैं, आज भी जो अभी जस्ट एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ पे चाइना ने जो यूएस से जो है एयरक्राफ्ट और उनके जो एसेसरीज है उनको लेने के लिए जो है रोक लगाई है। तो हमारा मानना है कि इन सब चीजों के चलते हुए अभी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। तो अभी सोना बाय ऑन डीप सी रहेगा, और जो रेंज है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करूं अगले 1 से 1.5 महीने के लिए, तो लोअर साइड में हमारा मानना है कि $3,100
और ऊपर में यहाँ पे 3,350 ये रह सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 90 से 95,000 का जो रेंज है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगले दर्शक है निशु हैं मथुरा से। चांदी इन्होंने 89,150 रुपए के भाव पे खरीदा है, क्या मुनाफा वसूली करे? अखिलेश जी, 89,150 बाइंग लेवल है, मुनाफा वसूली करे या वेट करें? देखिए बाइंग लेवल काफी अच्छा है ट्रेडिंग के हिसाब से। काफी नीचे इन्होंने बाइंग किया है। मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी हालांकि अनसर्टेनिटी है बट अपसाइड मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि इनकी पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है इनको 93,700 के नीचे एक बार प्लेस कर देना चाहिए और ट्रेड को ट्रेल करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 96,000 के ऊपर चांदी निकलता है तो एक बार यहाँ पर 98,500 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेड इनका पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जा सकता है। तो 93,700 के नीचे के स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को आप कैरी करिए जी। अगले दर्शक है नितिन है कानपुर से और विकास है गाजियाबाद से। सवाल एक ही तरह का है। नितिन ने 87,300 के भाव पर 50 किलो चांदी खरीद रखी है, पूछ रहे हैं मुनाफा वसूली कर सकते हैं। विकास ने भी 86,860 के भाव पर 4 लॉट चांदी खरीदी है। मनोज जी, क्या करना चाहिए इनको? मुनाफा वसूली कर ले क्या? वेट करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह मेरी भी तरफ से रहेगी कि 93,350 का एक स्टॉप लॉस रखें और वेरी शॉर्ट टर्म यहाँ पे 96,600 तक के स्तर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो 96,600 पे 50% मुनाफा वसूली करना चाहिए और 98,000 के आसपास एक बार पूरी मुनाफा वसूली की सलाह है। ओके। परवीन है हिसार से। 2 लॉट सोना 88,200 रुपए के भाव पर बिकवाली की है, क्या करना चाहिए? टारगेट और सपोर्ट लेवल पूछ रहे हैं। हालांकि नुकसान इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए? 88,200 पे इन्होंने बेच दिया है। अखिलेश जी, देखिए जैसे हम देख रहे हैं काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है जिसका एक खासा सपोर्ट गोल्ड की रैली को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइजेस यहाँ पे कोई खास करेक्शन आता नहीं है बट उससे डबल स्पीड से तेज होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे देखा जा सकता है इंटरनेशनल प्राइस के रेफरेंस से 32,34-35 का आप रेफरेंस लेवल का ध्यान रखिए। अगर बाजार इसके ऊपर मेंटेन करता है तो अपनी पोजीशंस को एक बार एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर एक बार गुंजाइश है $60-70 का एक बार एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, विच इज अराउंड 1500 से 1600 पॉइंट। हालांकि ये भाव भी काफी ऊपर रहेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है 1500 से 2000 पॉइंट का तो एक बार पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए, देन फिर फ्रेश पोजीशंस का वेट करें जी। हसमुख है गुजरात से। क्रूड के 5,400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है 116 रुपए में, क्या करना चाहिए मनोज जी इनको? क्रूड अपने रेजिस्टेंस लेवल के काफी करीब ट्रेड कर रहा है विश्वमोहन जी, और जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 5,300 से 350 का है। तो ऐसे में यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह कतई नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि एक बार कॉल ऑप्शन की पोजीशन से एग्जिट ले ले। इवन यहाँ पे 5,300 के आसपास कीमतें जाती है 300 से 320 के रेंज में, तो वहां पे एक बार बिकवाली कर सकते हैं कच्चे तेल में 5,365 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे डाउन साइड में 5,230 तक के रहेंगे। जयपुर से नेचुरल गैस में आज की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, क्या स्ट्रैटेजी है एनजी में? देखिए हमने एक डीप फॉल आता हुआ देखा। हालांकि नेचुरल गैस एक बार लग रहा था कि अराउंड 285 के आसपास थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए, बट हालांकि उसने इस इंपॉर्टेंट लेवल टेक्निकल लेवल को भी ब्रेच करा के ट्रेड करा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में भी या एक दो सत्रों के लिए यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। 283-84 के आसपास को आप सेल करें, 287 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है अभी ग्रेजुअली भाव नीचे 260 एंड देन फर्दर डीप जा सकते हैं। तो प्राइजेस जब तक 287 288 के ऊपर सिग्निफिकेंटली मेंटेन नहीं करते, सेल ऑन राइज किया जा सकता है नेचुरल गैस। ओके। कॉपर को लेकर एक रिपोर्ट है अखिलेश जी की ट्रेड वॉर से कॉपर की मांग घटने वाली है और साथ ही इसको लेकर नए नए टारगेट भी आ रहे हैं। हालांकि जो 2025 के लिए कॉपर का औसत भाव एलएमई का ये कहा जा रहा है कि $9,570 प्रति टन के आसपास रहने की संभावना है और जो टॉप है वो 9,870 तक भी जा सकता है। कॉपर पर आपका आउटलुक क्या है अखिलेश जी? देखिए रेंज बाउंड लग रहा है क्योंकि काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट जैसे आप कह रहे हैं कि अक्रॉस द मेटल पैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी सीमित दायरे में रहेगा और एक यहाँ पे एक अपर कैप देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि 256-57 एक अपर कैप कॉपर के अंदर शॉर्ट टर्म में रहनी चाहिए।
तो प्राइसेस जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक यहाँ पे कॉपर के अंदर हमको स्ट्रगल देखने को मिलेगा और प्राइसेस वापस से हमको 800 के नीचे आते देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार ये एक बॉर्डर रेंज में कॉपर कुछ टाइम के लिए ट्रेड करना चाहिए, विच इज अराउंड 855 से 800 का रेंज। तो इस तरह का बिहेवियर मुझे कॉपर में आने वाले दिनों में दिखते हैं। मनोज जी, आपकी राय कॉपर पर क्या होगी? एक राहुल है मुंबई से और कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर पर राय भी जानना चाह रहे हैं। हम पूरी बैलेंस शीट भी दिखा रहे हैं, आपकी राय क्या बन रही सर कॉपर पर? बिल्कुल, यहाँ पे अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं चाइनीज जो डिमांड है वो पिकअप हो सकती है यहाँ पे स्टिमुलस के चलते। तो हमारा मानना है कि डाउन साइड लिमिटेड रहेगी यहाँ पे। अगर पोजिशनल ट्रेडर है तो 788 एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन है, उसको स्टॉप लॉस मानना चाहिए। एलएमई पे हमारा मानना है कि 8770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है कॉपर के लिए रहेगा। ऑन द हायर साइड यहाँ पे 10,200 जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। तो एवरेज जो रेंज है वो कहीं ना कहीं $9,500-600 जो है ये साल रह सकती है कॉपर के लिए। कोई भी डीप आता है 822 से 815 के रेंज में, तो वहां बाय कर सकते हैं कॉपर में। ऊपर में 880 तक जो है फिर एक बार कीमतें ये साल में जा सकती है। वापस से 880 तक जा सकती है, ऐसा मनोज जी को लगता है कॉपर को लेकर। सर मनोज जी, आप ये एक सोयाबीन पे आपका एक आउटलुक चाहिए। कहा जा रहा है कि 2024-25 में देश में सोयाबीन इंपोर्ट में बड़ी गिरावट आने की संभावना है। हालांकि घरेलू उत्पादन भी इस बार अच्छे थे और यहाँ पे दाम भी काफी नीचे की तरफ है। क्या लग रहा है सर, सोयाबीन का आउटलुक क्या है सर मनोज जी? सोयाबीन में हम ग्रेजुअल यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि कीमतें जो है 1000 सेंट के ऊपर फिर एक बार निकलती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से चाइना और यूएस के बीच में डिस्प्यूट बनते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अगर इंडियन मील की डिमांड अगर इमर्ज होती है चाइना की तरफ से, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पे एक अच्छा सपोर्ट जो है कीमतों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच रखना चाहिए। लेकिन जहां तक इंडियन प्राइसेस का सवाल है, तो हमारा मानना है कि डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड रहेगी। एक केवल जो थ्रेट है वो यही है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो प्रोक्योरमेंट किया था, अगर वो वहां से लोअर रेट्स पे अगर फिर ऑप्शन होते हैं तो वो यहाँ पे कीमतों को नीचे ले जा सकते हैं। अन्यथा मेरा मानना है कि ग्रेजुअली प्राइस ऊपर की तरफ भी आती हुई नजर आएगी। और इवन सीबीओटी भी हमारा मानना है कि एक बार 1080 से 1100 सेंट जो है वो जा सकता है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 5200 तक के स्तर एक बार सोयाबीन दिखा सकता है। सर 10 सेकेंड में मनोज जी हल्दी पे बता दीजिए, वक्त बहुत कम है। 15,000 के आसपास बंद हुई है आज। हल्दी में मेरा मानना है कि 15,500 एक रेजिस्टेंस रहेगा विश्वमोहन जी। तो यहाँ पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए और फ्रेश बाय के लिए थोड़ा डिप का वेट करें। ओके, शुक्रिया मनोज जी आपका, अखिलेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी फटाफट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।